चुनावी मौसम में मेल मुलाकातों की अहमियत बहुत होती है। इसीलिए इन चुनाव के वक्त जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात के मायने ढूंढे जा रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर आई है कि सोनिया गांधी और शाही इमाम के बीच 10 जनपद पर मुलाकात हुई। चूंकि जामा मस्जिद के शाही इमाम 1977 से ही सियासत में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और ज्यादातर मौके पर उनकी भूमिका कांग्रेस विरोध की रही है, ऐसे में इमाम बुखारी और सोनिया की मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है। मुलाकात में क्या बात हुई, ये न तो कांग्रेस की ओर से बताया गया और न ही शाही इमाम की ओर से। ऐसे में बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या है। क्या मुस्लिम वोट बैंक आज भी मौलानाओं के कब्जे में है? अल्पसंख्यक वोटों के लिए सोनिया गांधी ने वो दांव खेला है जो 80 के दशक में उनकी सास इंदिरा गांधी ने खेला था। तब दिल्ली के शाही इमाम थे अब्दुल्लाह बुखारी और अब उनके बेटे अहमद बुखारी दिल्ली के शाही इमाम हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मंगलवार की रात अहमद बुखारी से मुलाकात में सोनिया गांधी ने उनका समर्थन मांगा। बीजेपी ने इसे मुसलमानों का वोट बेचने की कवायद करार दिया है। किसी का वोट आजकल किसी एक सज्जन के हाथ में नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। वो जमाना कि हम वोट को एक टोकरी में भर के और किसी के हाथ हम बेच आए, मैं समझता हूं ये जरा सा ये वोटों के लिए इज्जत नहीं रखता। ये सब सौदेबाजी जो है शायद पुराने राजनीति में होती होगी, लेकिन आजकल जितना कम किया जाए मैं समझता हूं उतना ही अच्छा है। वहीं शाहिद सिद्दीकी ने दावा किया कि इमाम बुखारी इस इंतजार में थे कि मुलायम उनसे समर्थन मांगे। फिर उन्होंने ममता से आस लगाई। आखिरकार उनकी याद कांग्रेस को आई जो इस बार मुश्किल में है। परेशान थे कि कोई पार्टी उनको भाव दे, तो समाजवादी पे गए। समाजवादी से मामला नहीं बना तो बीएसपी पे गए। बीएसपी से काफी मीटिंगें रखी, सौदा नहीं पटा तो फिर वो ममता पे गए। ममता से सौदा नहीं पटा तो अब कांग्रेस पे गए हैं। कांग्रेस इस वक्त जो कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस किसी को भी लेने को तैयार है, किसी से भी मदद लेने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस मान के चल रही है कि उनकी हालत बड़ी पतली है। 2012 की यूपी विधानसभा चुनावों में इमाम बुखारी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, जिससे वो पिछले साल से खफा हैं। अब बुखारी और सोनिया की मुलाकात पर इंडिया न्यूज ने समाजवादी पार्टी की राय जाननी चाहिए तो देखिए आजम खान का रुख क्या था। दिल्ली के इमाम बुखारी साहब जो कल तक समाजवादी पार्टी के पाले में थे, अक्सर मिला करते थे, वो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कुछ असर होगा चुनाव पर इसका या ऐसे ही है? आप कहाँ शायद बुखारी से मुलाकात में सोनिया गांधी ने कहा कि वो सेकुलर वोट बंटने नहीं देना चाहती। दरअसल मोदी के खिलाफ अपने सेकुलर कार्ड को मजबूत बनाने के लिए सोनिया ने बुखारी से मुलाकात की है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी इस बार कांग्रेस को वोट देने के लिए मुस्लिमों के नाम कोई फरमान जारी करेंगे? और क्या मोदी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद शाही इमाम के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण का दांव खेलने जा रही है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक आज भी मौलानाओं के कब्जे में है? मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के लीडर सलमान सूद हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया हैं, कमाल फारूकी साहब हैं, कारी मोहम्मद मजहरी साहब हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, प्रेम शुक्ला जी हैं, ओबी लाइव व्यू के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, और पंडित एनके शर्मा जो कि स्टूडियो में हैं। सबसे पहला सवाल सलमान सूद साहब आपसे, मुसलमानों को अब शाही इमाम की जरूरत लगने लगी? मुसलमानों का वोट पाने के लिए अब आपको कांग्रेस को शाही इमाम की जरूरत लगने लगी? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। इलेक्शन के टाइम में या उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत बड़ा टेंट है। कोई भी हमसे मिलने आए, कोई भी बात करने आए, कोई सपोर्ट करने आए, कोई भी आ सकता है। ये नहीं कि बस इमाम बुखारी सब मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अलग अलग, जैसे हिंदू हिंदुस्तान के हैं या बाकी धर्म के लोग हैं, कोई एक ब्लॉक थोड़ी है। ये थोड़ी एक ब्लॉक है आप किसी को खड़ा करेंगे भाई सब उनके पीछे चलेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो ये नहीं है कि भाई आप ऐसी सियासत चलाएं, ऐसी पॉलिटिक्स चलाएं कि भाई आप मुसलमानों की पॉलिटिक्स चलाओ, हिंदुओं की पॉलिटिक्स चलाओ, ईसाइयों की पॉलिटिक्स चलाओ। नहीं, हमारी पॉलिटिक्स है आप सेक्युलर, प्लूरल,
सबको मिलजुल के चलाने वाली पॉलिटिक्स चलाते हैं। हमें ये जो है जो आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी बजरंग दल ऐसी वाली सियासत जो है, जो हिंदुस्तान की रूह, हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ वाली सियासत, आप शाही इमाम वाली उसके लड़ने के लिए आप शाही इमाम की सियासत चलाते हैं। हाँ, वो बीजेपी आरएसएस की चलाते हैं, आप शाही इमाम की सियासत चलाते हैं। अंतर इतना सही है, दोनों में कोई बेबूर अंतर नहीं है सलमान सोज साहब। नहीं, बहुत फर्क है। देखिए बहुत फर्क है, ऐसी बात नहीं कह सकते आप चौरसिया साहब, बहुत फर्क है। फर्क यह है कि अगर आप बीजेपी की सोच देखें, आरएसएस की सोच देखें, वो कहां से आए हैं और कांग्रेस पार्टी कहां से आई है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ओरिजिन जो हम पार्टियों का है, बिल्कुल अलग अलग है। हमारी हमेशा से सोच ये रही है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को साथ चलना है। बीजेपी और आरएसएस की सोच ये रही है कि एक मजहब थोड़ा आगे निकल जाए, बाकियों को साथ चलाते रहेंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं। ये फर्क है। इमाम बुखारी अगर सोनिया जी से मिलने आए, इसमें कोई गलत बात क्या? वो आए, मिले, अपनी बात सामने रखी, लेकिन यह बात तो कोई नहीं कह सकता कि इमाम बुखारी जो है तमाम मुसलमानों के वो की तरफ से आए। उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, बाकी लोग भी आ सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं, ईसाई धर्म के मजहब के लोग भी आते हैं, सबसे मिलते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, मामला इतना हमने ये नहीं कहा कि बस हम मुसलमानों के लिए यहां पर चलेंगे। मैं सलमान सोज साहब, मामला इतना सीधा नहीं जितना आप समझा रहे हैं, बड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको। मैं रामेश्वर चौरसिया के पास चलता हूं। रामेश्वर चौरसिया जी, इस मुलाकात के मायने। दीपक जी, अभी मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि कहीं निकला है कि सोनिया जी ने बोला कि हम इमाम बुखारी जी से मिलके कि हम सेकुलर वोट बंटने नहीं देना चाहिए। तो मैं तो आपसे पूछता हूं, पद की सच्चाई क्या है, कौन क्या बोला है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर ऐसी बात है दीपक जी तो ये बताइए, तो क्या वो इमाम बुखारी जी जो क्या जैसे सोच साहब सही बोल रहे थे, कोई वो मुस्लिमों के सारे मुस्लिम उनके कहने से तो वोट नहीं दे देंगे, लेकिन जो भी वो वोट देंगे उनके कहने से अगर मान भी लें, सोनिया जी कह रही हैं, तो क्या सारा हिंदू सेकुलर वोट नहीं है? वही सेकुलर वोट है जो सोनिया जी कह रही इमाम बुखारी जी, तो मुस्लिम सेकुलर वोट हो गया, हिंदू सेकुलर वोट नहीं है? तो ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि देखिए, राजनीति के लोगों को तो धार्मिक होना, धर्म होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति हो ये अच्छा नहीं होता है किसी भी देश के लिए, डेमोक्रेटिक संस्था के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है कि इमाम बुखारी जी, इनके पिताजी जो थे पहले भी फरमान जारी कर चुके हैं 80 में, आपको याद होगा, ओपन मुस्लिम भाइयों से कि आप वोट दो। लेकिन देखिए, जमाना बदल गया है, अब इनके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक आपको उदाहरण दूंगा, आपने देखा अपनी पत्नी के प्रचार में जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा उन्होंने छेड़ा था, उनकी पत्नी की जमानत जब्त हुई 4थे या 5वें नंबर पर गई, क्योंकि देश अब देख रहा है कि हमें विकास चाहिए। युवा भी देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के, किसी संप्रदाय के हो, कि ये सियासी जो लड़ाई है, हमें बांटो और राज करो, और कांग्रेस की ये पुरानी नीति रही है, इससे देश सावधान हो चुका है। अब इनकी बौखलाहट ये है कि अब ठीक है, आप 10 साल विकास किए तो उस पर वोट मांगिए, कहां कोई कह रहा है कि उस पर वोट नहीं मांगिए। तो अब हो गया है कि देखिए, देश के युवा, ये देश के जनमानस में बैठ गया है। आज देश मान चुका है। देखिए, अभी तक एक ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ सारी पार्टियां लामबंद हो रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश से देख चुका है, वो व्यक्ति विकास का नरेंद्र मोदी प्रतीक है। नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक, जब से हमारी सरकार जहां भी रही है, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। तो लोगों को लगता है कि अस्थिर सरकार भी देंगे, विकास भी करेंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे तो आतंकवाद भी दूर होगा, और भाजपा की सरकार जहां जहां है वहां विकास कर। देखिए, गोवा में देखिए, सारे ईसाई हमें 11 टिकट दिया, 8 हमसे जीते हैं, हमसे, जो पहले कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे। तो कांग्रेस की बौखलाहट है कि जिस तरह गोवा में हुआ, उसी तरह आज पूरे देश में हो रहा है। सभी समाज के लोग कटिंग अक्रॉस रिलीजन लाइन सभी वोट दे रहे हैं। तो अब कांग्रेस की ये बौखलाहट हो सकती है, इसमें मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनके फरमान से, उनसे मिलने से, उनसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता समझ चुकी, वो विकास के लिए वोट देगी, देश में शांति के लिए वोट देगी, देश में सुरक्षा, शांति और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए वोट देगी। फिर आपको इतराज क्यों हो रहा है इमाम साहब से मुलाकात होने का? आपको इतराज क्यों हो रहा है? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज इसीलिए हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बोला। सलमान साहब, 1 मिनट, आपने बोला तो सुन लीजिए, इसीलिए एतराज हो रहा है।
है कि आप जब चुनाव आता है तो 10 साल के विकास की गाथा नहीं करते हैं। सर, आप अगर- मुस्लिम रिजर्वेशन सर, की बात यहीं करते रुकिए ही ना, हैं। सर। आप चुनाव प्रचार में सर, आपने देखा है, आपने आंध्र प्रदेश में क्या किया था। कमाल फारूकी जी की भी बात सुन लीजिए, रामेश्वर हमारी भाई बात सुन लीजिए ना, हमारी कमाल बात- फारूकी जी की बात हमने सुन ये लीजिए, कहा फिर मैं कि सलमान अगर- सोच साहब के साथ बात नहीं चलूंगा। अगर पहली बात तो यह है कि अहमद बुखारी साहब से अगर किसी की मुलाकात हो रही है तो इसमें इतराज वाली बात है क्या है भाई? वो भी इतराज वाली बात है ना, अभी इमाम सुन लीजिए, बुखारी की आदत तभी नहीं, आई है सुनिए, जब वोट नंबर चुनाव एक। सर पर है। नंबर दो, कमाल अगर- साहब एतराज वाली बात नहीं है। नहीं सर, क्या हिंदू का वोट, क्या हिंदू का वोट सेक्युलर नहीं है? क्या मेरा वोट सेक्युलर नहीं है? हिंदू मुसलमान की बात है। अभी अगर आपको कोई बौखलाहट नहीं है, घबराहट नहीं है, तो आप इलेक्शन कमीशन में क्यों जा रहे हैं? किसी मुसलमान से या किसी हिंदू से मुलाकात करना, धर्मचार्य से मुलाकात करना, मौलवी से मुलाकात करना, इमाम से मुलाकात करना, क्या इलेक्शन कोड के खिलाफ है क्या? अब जहां तक इमाम साहब क्या, अब मैं इनकी सलमान साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं और मेरे ख्याल से जितने भी पैनल के अंदर लोग बाग बैठे हैं सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, कोई किसी भी एक आदमी के पास पूरी कम्युनिटी का वोट जो है वो उसकी जेब में नहीं है, और चाहे वो कोई भी हो, कोई सा भी, चाहे इमाम साहब हो चाहे कोई और हो, लेकिन पॉलिटिकल टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं। आपके यहां तो बिल्कुल टोटल मजहब की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप हर मोदी का नारा लगा रहे हैं, आप मोदी जी का बाकायदा मंदिर बना रहे हैं, उसके बाद आप और बाकी लोगों से क्या तवक्को करते हैं? मतलब क्या इमाम साहब या कोई पंडित जी या कोई स्वामी जी कांग्रेस से या बीजेपी से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या छूतछात है क्या? बताइए रामेश्वर जी। नहीं करते हैं, इसमें कहा हमने तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह की आपके ट्रैक रिकॉर्ड रहे, जिस तरह फरमान जारी करवाते हैं, चुनाव के समय यही आपको याद होता है, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आज तक भैया 66 साल में किया। अगर मुस्लिमों की ये दयनीय हालत है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। और कांग्रेस को देखो कितनी बार बयान आ चुका है, कितने मौलाना साहब ने बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस डर दिखा करके, बाकी लोग भाजपा का, नरेंद्र मोदी का डर दिखा करके हमें वोट बैंक नहीं बनाए। सवाल इसका है दीपक जी कि जिसको ये वोट बैंक समझ रहे थे आज तक कि कुछ नहीं करेंगे वोट देंगे, आखिर दलित और मुस्लिम भी गरीब है, तो ये अब वो भी समझ रहा है कि जहां जहां हमारी सरकारें, अब देखिए चाहे गुजरात हो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, कितने हम अब मुस्लिमों को टिकट नीचे भी देते हैं तो जीतते हैं। उनको समझ में आ गया कि विकास ही एक रास्ता है। चलिए ठीक है, मानिए आपकी बात, मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। सलमान सोच साहब उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सलमान सोच साहब पहले भी लोग ये किया करते थे, शाही इमाम उनके पक्ष में फतवा जारी किया करते थे, पर यह है कि शुक्रवार को इस बार फिर वो जामा मस्जिद से कहेंगे कि नहीं साहब आप तो कांग्रेस को वोट दीजिए इस बार। पहले समाजवादी पार्टी को कहा 2012 के चुनाव में, उनसे वो अलग हो गए। उससे पहले बीजेपी के लिए भी कह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए फतवा दे चुके हैं कि भाई बीजेपी को वोट दो। दीपक भाई पहले तो बीजेपी हार गई। दीपक भाई वैसे फतवे के वर्ड के ऊपर मुझे बहुत एतराज है। फतवा कोई मसीह के कोई फतवा नहीं है। मसीह के इमाम साहब ने कहा है इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज फतवा एट ऑल, इट इज नॉट ए फतवा। नो सुनिए, नहीं एक मिनट, सलमान साहब, इमाम साहब सुनिए, इमाम साहब हो या कोई मौलवी हो या कोई पंडित जी हो, ये फतवा जो रिलीजियस चीज है उसकी वजह से आप कहेंगे मुसलमान सब लोग कांग्रेस को वोट दो, वो गलत बात है। वो वोट हमें नहीं चाहिए। हमें जो वोट है वो इसलिए चाहिए सब लोगों के, ताकि हम इस टाइम पे, ये खास इलेक्शन है, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जो है ये तभी कामयाब रहेगा जब सब लोग साथ साथ शाना बशाना चलेंगे, सब लोग ऐसे, ताकि हम इस टाइम पे, ये खास इलेक्शन है, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जो है ये तभी कामयाब रहेगा जब सब लोग साथ साथ शाना बशाना चलेंगे, सब लोग। ऐसी कोई जमात ना आए, ऐसी कोई पार्टी ना आए। अच्छा बताइए, गुजरात में सब लोग चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन एक मिनट, नहीं चल रहे हैं सब लोग साथ साथ, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं सब लोग साथ साथ। और बाय द वे मैं आपको ये बताऊं, 3 बार जिता दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी को। सुनिए बात, जो इन्होंने वोट बैंक की बात की, ईसाइयों की वोट बैंक की बात की, गोवा वाली, कि भाई ये वोट बैंक थे हमारे, इनको लोगों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान। ये वोट बैंक बोलने वाली बात, क्या लोगों की अकल नहीं है? क्या उनकी अकल नहीं है? उनमें वो सोचने की ताकत नहीं है कि ये सबको वोट बैंक बनाते हैं? असली बात तो ये है कि ये बीजेपी और आरएसएस वाले जो हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। इस वक्त तो बहुत डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि इन्होंने गुजरात में क्या किया, इनकी जहनियत क्या है। ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, नेशनल लेवल पे, जो इनका डट के मुकाबला करेगी और कर सकती है। मैं आपको ये बात, मैं आपको साहब प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेते। एक मिनट एक मिनट
प्रेम शुक्ला से इसका जवाब ले लेते हैं। मुझे सख्त एतराज है कि एक राष्ट्रीय चैनल पर बहस कर रहे हैं, कांग्रेस के सोच साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए बीजेपी आरएसएस खतरा है। इसके लिए तो आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आज से हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस और जनता नहीं। कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप खतरा है, हम देश तोड़ने वाली बात करते हैं। मुल्क के लिए खतरा है। मोदी 15 साल से भाषा कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी कहा, बाकी पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं। एक मिनट, सलमान सोच साहब, रामेश्वर चौरसिया जी, बाकी पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं। क्या बीजेपी आरएसएस ये समाज में फैलाइए। चीफ मिनिस्टर सीधे सीधे उन्हें, अरे छोड़िए, आपके चीफ मिनिस्टर काम होने दिया गुजरात में। सलमान साहब, लेकिन सलमान साहब आप मेरे ख्याल से जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस कर रहे हैं। अगर देश से खतरा बीजेपी को है, नहीं देखिए बात यह है, वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, तो और देश का प्रमुख मसे के, लेकिन आप उनके विचारधाराओं से आप देखिए, यही प्रॉब्लम हो रही है। आप जो गलत विकेट पर खेल लेते हैं और बीजेपी के दांव में फंस जाते हैं, वो गलती हो रही है। आप उनको मुद्दों के बुनियाद के ऊपर लड़ाइए। आप उनका जो विकास का बेवकूफ बनाने का जो पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है उसको कीजिए, लेकिन इस भाषा का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे नुकसान होगा। नहीं, सुनिए बात, नहीं, फायदे और नुकसान की बात हमेशा आप इस तरह की बात मत कहिए। ये कोई सौदा नहीं है, ये अरे नहीं, छोड़िए, सौदा नहीं है ये बात सीधी सी है कि आप विकास की बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक पीस नहीं होगा, तब तक आप क्या विकास कराएंगे? विकास क्या हम डेड बॉडीज पे करेंगे क्या? ये क्या बात करते हैं आप? अच्छा, मैं आपके पास आता हूं सलमान भाई, आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला, आप इस देश के लिए खतरा हैं? नहीं, सबसे बड़ा खतरा इस देश के लिए इस मापदंड पर, मैं इसको किसी राजनीतिक दल को खतरा नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि यही मापदंड है जो सलमान भाई कह रहे हैं, तो इस मापदंड पर इस देश का सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस है, क्योंकि 1947 में इसने विभाजन कराया, 10 लाख लोग कत्ल हुए। 1965 में जमशेदपुर का दंगा हुआ, जो कांग्रेस के ही कार्यकाल में हुआ। 1976 में फिर जो है गुजरात में दंगा हुआ, जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर का जो समस्या है वो कांग्रेस की देन है। 1984 में सिखों का जो नरसंहार है वो कांग्रेस की देन है। 1989 का भागलपुर दंगा कांग्रेस की देन है। 1993 का मुंबई दंगा, प्रेम भाई 2002 का भी जिक्र कर दिया, बहुत सारे जिक्र कर दिया आपने, कांग्रेस की देन है। प्रेम भाई 2002 का भी जिक्र कर दीजिए, 2002 का भी जिक्र कर दीजिए, मुजफ्फरनगर भी गिन लो, तो इसमें भी कांग्रेस का लेन देन है। अरे भाई 2002 में भी क्या कांग्रेस का जिक्र करेंगे? 2002 में भी जो है शुरुआत कांग्रेस ने की। 2002 में जिक्र करता हूँ 2002 में आपके पार्षद ने 2002 में आग लगाई, ट्रेन 2002 में जी, गोधरा में जो ट्रेन में आग लगी वो कांग्रेस के नगर सेवक ने लगाई। यहाँ से दंगा शुरू हुआ। अरे भाई, वो दंगा भी कांग्रेस ने ही शुरू किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप में और सलमान कोई भाई संदेह नहीं है। कांग्रेस ने इस देश में रक्तपात की राजनीति की है। इस देश में रक्तपात की राजनीति कांग्रेस ने ही प्रारंभ की। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह होने की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं। अब हम अगली बात पर आते हैं। दूसरी बात है ये सेकुलरवाद का जो राग छेड़ते हैं। 1977 में 1975-77 इन्होंने आपातकाल के दौरान इन्होंने हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता को प्राकथन में जोड़ा, और 1980 आते ही सबसे पहले मुसलमानों को विशेषकर इफ्तार का, रोजा इफ्तार खोलने का कार्यक्रम आदरणीय इंदिरा जी ने शुरू करवाया। रोजा इफ्तार क्या सेकुलर होता है? फिर उसके बाद इन्होंने 1980 ये बात उनसे बात करो ना। सुन लीजिए। अरे भाई प्रेम साहब, वाजपेयी जी से मालूम करो, ये बात जो आप करो वाजपेयी जी से मालूम करो। क्यों उनके यहाँ माइनॉरिटी सेल है? आप यहाँ बीजेपी के अंदर माइनॉरिटी सेल क्यों है? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अरे भाई मिर्ची की क्या बात पर आप अपनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप अपनी लैंग्वेज पर गौर कीजिए। मिर्ची लग रही, सुन लो। आप अपनी लैंग्वेज पर गौर कीजिए। मेरी बात तो आप अपनी लैंग्वेज पर गौर कीजिए। अभी तो चौरसिया भाई कह रहे थे
अपनी लैंग्वेज पर गौर कीजिए आप। शुक्ला जी संयत भाषा प्रयोग करें, भाषा इस्तेमाल कीजिए। प्रेम साहब आपका नाम प्रेम है, प्रेम की भाषा इस्तेमाल कीजिए, प्रेम की भाषा इस्तेमाल कीजिए, ये भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। अच्छा एक एक करके वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। मैं तो आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब देने के लिए भारत का नागरिक होने के नाते प्रतिबद्ध हूं। लेकिन जिन लोगों ने इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई है वो मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। 1980 में आर.के. लक्ष्मण जी का कार्टून याद कर लीजिए कि जामा मस्जिद में इमाम हिस्ट्री मत बताइए, हमको सब पता है। हिस्ट्री मत बताइए, इस वक्त की मुद्दों की बात कीजिए। मिलने के लिए हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ करके मत पेश कीजिए। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रेम शुक्ला जी मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिए अपने लीडर की तरह। सुन लीजिए, हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। प्रेम साहब हम भी आपसे ज्यादा आवाज में बोल सकते हैं, हम भी आपसे ज्यादा आवाज में बोल सकते हैं। संयम बरतिए। अपनी लैंग्वेज पर अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर संयम बरतिए। अच्छा एक एक करके आप दोनों बड़े मूर्धन्य व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ, एक एक करके प्लीज। प्रेम शुक्ला जी पीस पीस पीस, थोड़ा शांति बना के रखते हैं। तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे ना। अब तो नहीं आपको पूरा बोलने देंगे। मैं कमाल भाई के पास भी जाऊंगा, पर पैनल में दो लोगों के पास नहीं चल गया हूँ। पंडित एन.के. शर्मा जी, क्या आरएसएस और बीजेपी इस देश के लिए खतरा है? मेरा मूल सवाल जो सलमान भाई ने उठाया। के बाद भी आप बारंबार भारतीय जनता पार्टी एक वैधानिक पार्टी है इस देश में, और जाहिर है निर्वाचन आयोग है हमारे यहाँ, तो उनको निस्संदेह जो संविधान के तहत कार्य करना पड़ता है। तो इतनी बड़ी पार्टी को सीधा ही खतरा बताने का मामला करना वो थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण बातचीत हो जाती है। हाँ, जहाँ विचारधारा का संबंध है, जैसे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करी, उसके अंदर जो विचारधारा की बात आती है उसके ऊपर आपको आपत्ति हो सकती है, जिस प्रकार की विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन किसी पार्टी विशेष को सीधा ही खतरा बताना किसी तरीके से उचित नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन एक बात गौर करने की जरूर होगी यहाँ, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हालांकि वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सुनने में बड़ा सुखद लगता है, अच्छा लगता है। उनको एक भी मुसलमान भाई ऐसा नहीं मिला जिनको वो चुनाव लड़वा सकते गुजरात में। और उनकी अभी अभी लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, तमाम हिंदुस्तान भर में। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो हमारे सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी कही जाती है बेसिकली मुसलमान, उनको माइनॉरिटी कहना भी ज्यादा मैं उचित नहीं मानता, जो कितनी बड़ी संख्या में किसी मुल्क में रहते हो, तो उनके बारे में उनका सही दृष्टिकोण होना परम आवश्यक है। और उनको साथ लेकर के चलने की वो बात कर रहे हैं। जहां तक मुलाकात का संबंध है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने भी मौलाना लोगों से मुलाकात करी है। इनके प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनके साथ मुलाकात करी है। और जिस इफ्तार की बातचीत वो करे, उन्होंने इफ्तार प्रधानमंत्री निवास में आयोजित की है। और हमारे अडवाणी जी ने तो जाकर के जिन्ना की बदस तारीफ करी है वहां पाकिस्तान में जाकर, जिसकी वजह से उनके बीच में मतभेद हुआ, जिसकी वजह से आज वो एक किस्म से वनवास झेल रहे हैं। तो ये जो विचारधारा का मामला है, ये निश्चित तौर पर देखने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बात तो बहुत अच्छी मैंने कहा ना कर दी, लेकिन जिस तरीके छांट छांट के हरेन पाठक को विदा करने का मामला बनाया गया, मुरली मनोहर जोशी को दूसरी तरफ धकेलने का मामला किया गया, कल्लाज मिश्रा के साथ इस प्रकार का मामला हुआ, ऐसी अश्विनी चौबे जी के साथ मामला हुआ, ये एक चीज को दर्शाता है, उन लोगों को बतलाता है कि ब्राह्मणों के मामले में भी, मुसलमानों की बातचीत छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों के मामले में भी उनका जो विचार है वो उतना उस तरीके का पुख्ता नहीं है, ऐसा दिखता है, दिखाने की दृष्टि से ऐसा लगता है। का भाषण दे रहे थे। रामेश्वर चौरसिया जी, बड़ा सीधा सवाल आपसे, वाजपेयी जी भी इमामों से मिला करते थे, ये कह रहे हैं पंडित एन.के. शर्मा। ये मौलाना जमील अहमद इलियासी को उन्होंने सबसे अगवा बना करके तब ये चलाया था पूरा का पूरा। ठीक चुनाव से पहले बहुत बड़ा आयोजन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देश पे। समझ लीजिए, और इमाम बुखारी से भी मुलाकात की थी उन्होंने। अब सुन लीजिए ना स्वामी जी, अब बोले तो सुन तो लीजिए। हम कहीं भी मीटिंग में किसी जात मजहब की बात नहीं करते, पहली बात। दूसरा, स्वामी जी ने बोला हमें कोई नहीं मिला। स्वामी जी, आपको पता है बिना प्रूफ के
जब गांधी जी की हत्या हुई तो संघ को बैन कर दिया जाता है, कोर्ट से हम बरी होते हैं। हमारे खिलाफ तो जानबूझ के कांग्रेस प्लान के तहत जहर फैलाते रही कि हम मुसलमानों के खिलाफ है। हमारे किस भाषा में देखा मुसलमानों के खिलाफ है। अब आपको बता दूं, अब परेशानी बाकी लोगों की यह है कि वो मुस्लिम समुदाय या सारा देश हमारे साथ जब आ रहा है। आप कह दी टिकट की बात, मैं आपसे पूछता हूं, जब इतने जहर भरे मेरे पास आते नहीं तो टिकट किसको देखते? अभी आप चले जाइए गुजरात में, मैं तो बाकी चीजें छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने हम जिताए हैं। गुजरात में सलाया करके एक क्या बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी है, वहां 27 कॉर्पोरेटर है, 27 में 24 मुस्लिम कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं, कांग्रेस के मात्र 2 हैं। वो कैसे आ गए? तो जब हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, संख्या बढ़ती है। जिस तरह हमने गोवा का चर्चा की, ये कोई जात मजहब के आधार की बात नहीं है, चुनाव जीतने की बात है। हमने 6, 7, 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए पूरे लोकसभा में, आप कहते हैं मैंने दिया ही नहीं है। तो आप जिस तरह जातियों में बन रहे थे, चुनाव सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं लड़ा जाता है, चुनाव के बहुत आयाम होते हैं, टिकट बंटवारे भी होते हैं, रणनीति भी होती है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से जहर हमारे खिलाफ फैलाया गया है, तो जनता को धीरे धीरे विश्वास हो रहा है, उन भाइयों को भी अब विश्वास हो रहा है कि जब से हम सत्ता में है, 12 साल से एक दंगे नहीं हुए। और मैं प्रेम जी से ये सहमत हूं कि जो कॉर्पोरेटर आज भी वो जेल में है, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, किस प्लानिंग से ट्रेन को जलाया गया। छोड़ दीजिए दंगे इस देश में होते रहते थे, लेकिन ट्रेन को जला करके उस शक्ल में जलाना, ये कहां का न्याय था? और उस प्रक्रिया में जब एक घटनाएं होती है तो सिर्फ भाजपा पर आरोप लगाते हैं। अरे हर दंगे में हिंदू मुस्लिम मरता है, पुलिस वाला भी मरता है, हर समुदाय के लोग मरते हैं। लेकिन एक जेनोसाइड 84 में वहां तो सिखों का कत्लेआम हुआ, उस पर क्यों नहीं फिर चर्चा करते हैं? इसीलिए ये चर्चा छोड़ दीजिए। आज जो है कांग्रेस अपने गेट ट्रैप में फंस रही है। मैंने कहा था, जैसे सलमान खुर्शीद जी की बात अपने पत्नी के चुनाव में रिजर्वेशन की जिस तरह बात की, कांग्रेस जितना ये सब काम करेगी वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि कांग्रेस जितना बीजेपी को सांप्रदायिक करेगी, जितना कीचड़ कम उछालेगी नरेंद्र भाई और बीजेपी पे, कमल उतना ही खिलेगा। और कांग्रेस बार बार एक गलती करती है, कभी मौत के सादावर, कभी कुछ। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस विकास पर बात करे, मुद्दे विकास की होनी चाहिए। सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, हर पार्टियों के सिद्धांत अलग है। संघ है और मुस्लिम कम्युनिटी तो छोड़ दीजिए, आप धर्म की परंपरा तो छोड़ दीजिए साहब। कम्युनिस्ट का सिद्धांत अलग है, कांग्रेस के अलग है, भाजपा के अलग है। लेकिन वो इसी देश में इलेक्शन के थ्रू सभी लोग समाहित होते हैं। लोकतांत्रिक इतनी मजबूत व्यवस्था है कि सभी लोग उस पार्लियामेंट में बैठते हैं और कानून के शक्ल में कानूनें बनती भी हैं और उससे जनता का भला भी होता है। लेकिन अच्छी तकरीर है रामेश्वर जी, सुन लीजिए, एक मिनट बोलूंगा, 1 मिनट सुन लीजिए। अच्छी तकरीर है, हो गया आपका टाइम, हो गया पूरा। जनता जिस मुख्यमंत्री, अरे एक मिनट सुन लीजिए। 3 बार से जनता ने जिसको चुना, आप इस देश में समस्या को सुलझा सकते थे। अपने पत्र लिख दिया पार्लियामेंट मेंबर होकर के, इतने लोगों ने जाकर के बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति को कि नरेंद्र मोदी को वीसा नहीं दो। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आप पालन कर रहे हैं? कम से कम इन चीजों से बचिए, इन चीजों को समझिए, संविधान के दायरे में काम कीजिए। मैं तो संविधान के दायरे में काम कीजिए। कारी मोहम्मद मजहरी साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या आज भी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक खासकर मौलानाओं के कब्जे में है? देखिए, मैं आपकी बहस आधे घंटे तो सुन रहा हूं। एक तो मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि जामा मस्जिद की सियासत पर जो लोग बात कर रहे हैं वो जामा मस्जिद की तारीख से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। 1857 की जंग आजादी में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जो पहला फतवा जिहाद जारी हुआ वो इसी जामा मस्जिद के मेंबर से जारी हुआ था। आज 1980 की बात की जा रही है, लेकिन जो लोग आज इमाम बुखारी और सोनिया गांधी की मुलाकात पर एतराज कर रहे हैं, उनको ये भी जवाब देना चाहिए हिंदुस्तान को कि अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, बाबू जगजीवन राम, जवाहर फर्नांडिस जैसे सीनियर मुल्क के रहनुमा इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर इख्तिदार तक, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, बाबू जगजीवन राम, जवाहर फर्नांडिस जैसे सीनियर मुल्क के रहनुमा इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर इख्तिदार तक पहुंच पाए थे। इस तारीखी सदाकत को नहीं भूले। रही बात, ये तो सवाल उठाया गया कि साहब किसी मौलवी की पॉकेट में मुसलमानों का वोट है, तो ये कोई दावा नहीं करता। दूसरी बात ये कि जामा मस्जिद से मुसलमानों 26 जनवरी 1993 भी याद कर लो, अपील की जब शक्ल में तिरंगा कहा झंडा जाता है, था इसी जामा मस्जिद में, इसी इमाम ने जब उसको फरमान, हमारे यहाँ
तिरंगा झंडा देखिए झूठ बोल रहे हैं, जब पाकिस्तान के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जाकर आप, ISI के अधिकारी से मिले, मेरे ख्याल से आप प्रेम साहब आप गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इमाम साहब का नाम तमीज से लीजिए। 100% बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जबान पे अपनी जबान पे लगाम लीजिए। झूठ बोल रहे हैं। आप इमाम साहब का नाम तहसील से नहीं प्रेम साहब अगर ये तथ्यहीन अगर तथ्यहीन है तो प्रेम साहब आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे। रोकिए इनको, आप झूठ मत बोलिए, क्या बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगे को किसी ने जलाया, क्यों मिर्ची लग रही है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, तिरंगे को जामा मस्जिद में किसी ने नहीं जलाया, सच बोल रहे प्रोटेस्ट किया है, हैं, सांप्रदायिकता का बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपकी सांप्रदायिकता का बुर्का पहना इनके जबान में लगाम दीजिए या इस बहस को खत्म कराइए। 1993 को गणतंत्र दिवस पर काला झंडा किसने फहराया? किसका फतवा था? मैं क्या जवाब दूंगा आपको प्रेम साहब? आप सांप्रदायिकता भड़का रहे हो। देखिए, जवाब आप सबने ले रखी है। नहीं प्रेम साहब संयम से क्या मैं आपको जवाब दूं प्रेम साहब? चलिए कमाल साहब आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप बता दीजिए हकीकत क्या है कमाल साहब। प्रेम साहब मैं क्या आपको जवाब, प्रेम साहब मैं आपको देखिए जवाब दूं क्या? आप 2 मिनट के लिए खामोश रहेंगे? मैं जवाब दूं आपको? अच्छा लगेगा। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं और बहुत झूठी बात कर रहे हैं कि तिरंगे को जलाया गया था। जामा मस्जिद पे तिरंगे को कभी आज तक नहीं जलाया गया, सच बोल रहा हूं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैं ये बहुत संवेदनशील मसला है, मैं इस बहस को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मुझे मूल मुद्दे पर लौटना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी अगर ये गलत है, बहस को यहीं खत्म कीजिए। अगर ये मुसलमान होकर प्रेम शुक्ला जी इस बहस को हमको यहीं खत्म करना पड़ेगा, हमको मुद्दे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी चौरसिया जी इस बहस को खत्म मैं कीजिए। मुद्दे पर आ रहा हूँ, वो मुझे झूठा कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी बेहद संवेदनशील मामला है, खुद समझते हैं, आप खुद एक अखबार के संपादक हैं, आप खुद समझते हैं ये बेहद संवेदनशील मसला है। और कम से कम हमारा चैनल आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि इसके बारे में फैक्ट्स क्या है। मुझे झूठा कह रहे हैं, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। ये फैक्ट है और मैं इसकी FIR की कॉपी। अच्छा कारी मियाँ की पूरी बात हो जाने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी कारी मियाँ की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद में सलमान सोज साहब के बाद चलूंगा। बहुत देर से छुपे हो कारी मियाँ। चौरसिया जी ये बहस बिल्कुल गलत रुख पे जा रही है। बहस का असल मौजू ये है कि शाही इमाम ने सोनिया गांधी से मुलाकात क्यों की। बहस इस पर होनी चाहिए। ये उल्टी सीधी बातें हो रही हैं यहाँ। और दूसरी बात मैं आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि शाही इमाम हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनकी शान में इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की गुस्ताखी हिंदुस्तान का मुसलमान किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरा एहतजाज दर्ज कीजिए पहले। ठीक है, मैं आपका एतराज दर्ज करता हूँ और किसी की भावनाओं को ठेस लगी है तो मैं चैनल की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं यहाँ तक कर रहा हूँ कारी साहब की संप्रभुता के खिलाफ भी किसी की भी मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अगर आप झूठी माफी मांगते हैं तो मुझे शो में मत बुलाइए दीपक जी, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच है। नहीं प्रेम शुक्ला जी तो भी हम एक नेशनल टेलीविजन पर डिबेट कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हमारी भाषा और हमारे फैक्ट्स दोनों में संयम होना चाहिए। मैंने एकदम भाषा संयमित भाषा में बात की है। मैंने संयमित गुस्ताख मुझे वो कह रहे हैं, संयमित भाषा उनकी नहीं है। रमेश्वर जी यही संयम भाषा है। रमेश्वर साहब इनकी गैर मुहज़्ज़ब भाषा क्या होगी मैंने अपनी तरफ से माफी मांग ली। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत हुआ है तो मैं चैनल की तरफ से उसको ओन अप करता हूँ, मैं उसके लिए खेद भी प्रकट करता हूँ, क्षमा भी मांगता हूँ। कारी साहब आप बोलिए, उसके बाद में सलमान सोज साहब के पास जाऊंगा। चौरसिया जी एक मिनट मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम और सियासत ये अलग अलग नहीं है, ये इस्लामी फलसफे की बात है। जो लोग इस्लाम की तारीख और उसके फलसफे को नहीं जानते उन्हें इस पर बहस करने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। जैसा आप मजहबी लोग सियासत में क्यों आते हैं। हमारा मजहब तो मजहब और सियासत बिल्कुल एक है, पहली बात। हमको सांप्रदायिक दूसरी बात ये कि जामा मस्जिद हिंदुस्तानी मुसलमानों का मरकज है, हमारा भी अधिकार, मजहबी मरकज भी है, सियासी मरकज भी है। लेकिन चलिए मैंने माना आपका कि आपका धर्म और सियासत दोनों इजाजत देते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म के लोग सियासत में जाते हैं, जब भगवा कपड़े पहने लोग सियासत में जाते हैं तो कारी मियां आपको एतराज क्यों होता है? नहीं, हमें कतई एतराज नहीं होता। हम आपके चैनल से भी एक बात कहना चाहते हैं
कि हमें कतई इस बात पे कोई एतराज नहीं है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। हर धर्म के लोगों को अपनी कौम की नुमाइंदगी करने का, उनकी रहबरी करने का हक है, लेकिन किसी दूसरे फिरके को गालियां बककर आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चलिए, मानता हूं आपकी बात। सलमान सोच साहब, देखिए चौरसिया साहब, मैं ये कहूं कि प्रेम जी जो है, प्रेम तो नाम है लेकिन थोड़ा प्रेम से कम ही मुझे लग रहा है, ज्यादा थोड़ी नफरत सी नजर आ रही है दूर से। मैं जो इनकी जो शोर मैंने इनसे सुना, देखिए प्रेम जी, मैं नफरत जरा भी नहीं फैला रहा हूं। देखिए, आप असत्य भाषण मत कीजिए। मैं सिर्फ एक संदर्भ मैंने दिया। मैं आपसे, अरे आप संदर्भ मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तारीख बता रहे थे, मैंने तारीख में कुछ जोड़ा। अरे आप बात ही सुनते हैं। नहीं, आप मुझे जब पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो इंटरप्ट करूंगा। मैंने आप अपने टाइम से बोलिए। मैंने आपकी बात मुझे पूरी सुनी, तमीज आप मेरी बात है। आपकी तरह झूठ बोलने की तमीज नहीं सीख रहा हूं। बात सुनिए, मैं आपकी तरह झूठ बोलने की तमीज नहीं सीख पा रहा हूं, इतना ही संकट है। अरे आप तो शोर, आपको बीजेपी ने कैसे बैठा इधर? आप तो सिर्फ शोर करते हैं। आप थोड़ा बात तो सुनिए। नहीं, बात सुन लीजिए प्रेम शुक्ला साहब, बात सुन लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए चौरसिया साहब, यहां पर एक नारा है, हम 5 हमारे 25, यानी कि 5 हुए, एक मुसलमान, उसकी 4 बीवियां और हर एक बीवी से 5-5 बच्चे। ये नारा जो है, ऐसी जो बातें होती हैं, ये आरएसएस भी करती है और इनके बड़े बड़े लीडर भी करते हैं, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। इससे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे कहने का यह मतलब है, कहीं दंगे हों, दंगे जब होते हैं तो हिंदू या मुसलमान थोड़ी मरते हैं, हिंदुस्तानी मरते हैं। किसी का बलात्कार होता है, किसी की इज्जत लूटी जाती है, वो औरत मुसलमान थोड़ी है, वो हिंदू थोड़ी है, वो हिंदुस्तानी है। कोई बच्चा किसी मां की कोख में से निकाला जाए, उसको मारा जाए, वो तो वो हिंदुस्तानी बच्चा है। सलमान को जब मैं फिर इस पर ऑब्जेक्शन लूंगा, क्योंकि ये भी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 47 में नहीं समझ में आया, ये भी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 84 में नहीं समझ में आया था, 80 में नहीं समझ में आया था। दिस इज डॉक्यूमेंटेड पर रहना चाहिए। दिस इज डॉक्यूमेंटेड। दीपक भाई, इसको बहस का सुनिए बात, दीपक भाई, डिबेट को उधर ही लेकर आइए। सलमान साहब, डॉक्यूमेंटेड में किसने बोला? हमारे 25 ने बोला है, किसी नेता ने बोला है, बताइए हमको। कैसे माँ बहनों पर बलात्कार हुआ? 3 लाख लोग शर्माते हैं, करते हैं, बाकियों को नहीं बोल सकते आप। अरे मैं दोनों तरफ से नहीं, आप सांप्रदायिक बातें ना की जाए, विद्वेष फैलाने वाली नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। अरे एक बात तो देखिए, मैं बहस के मुख्य मुद्दे पर फिर आऊंगा। एक मिनट, मैं बहस के मुख्य मुद्दे पर फिर आऊंगा। आप सभी लोगों से अपील है, एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं कि हम बहस के मुख्य मुद्दे पर बात करें। हमारी भाषा और हमारा जो बर्ताव हो इतना नियंत्रित हो कि लोग समझे कि वाकई हम एक नेशनल चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। बात करेंगे क्या मुस्लिम वोट बैंक अभी भी मौलानाओं के कब्जे में है, जिसके चलते तो बड़ी बहस का आज का मुद्दा है कि शाही इमाम से सोनिया गांधी की मुलाकात, और उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा ना हो। एक दर्शक का मेरे पास मैसेज आया, उसका कहना है कि हमें मुलाकात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये कहने का क्या मतलब है कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा ना हो? सलमान सोच साहब बताएंगे ये कहने का क्या मतलब है? देखिए, जो हमारी सोच है वो ये है कि आखिरकार जब हिंदुस्तान की तरक्की, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, अगर वो हमें करनी है, अच्छी तरह करनी है, तो वो तभी हो सकती है कि जब हम सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो। मजहब को देखे बिना सब बच्चे जो हैं उनके लिए रास्ता निकले। उसको आगे पहुंचाने के लिए हमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा मुल्क जो है सेक्युलर मुल्क है, उसको तो रखना ही पड़ेगा। उसका मतलब यह हुआ कि जो ऑपोजिशन है, जो बीजेपी है, उनकी जो सोच है वो वैसी सेक्युलरिज्म की सोच नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो सेक्युलर फोर्सेस हैं, जितने भी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म को मानते हैं, ये शब्द मुझे समझ नहीं आया। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म क्या होता है सलमान भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म क्या होता है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है तो इनको जेल में उठा के बंद कर दीजिए। कानून आपको ये राइट देता है। एक मिनट सुनिए, इसका मतलब ये हुआ साहब, देखिए जो एक सोच जी, कोई शब्द है सर सुन लीजिए साहब, नहीं वो गढ़ा हुआ शब्द है, ये नितांत गलत बात है। ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं, ये उचित नहीं है। ये
पंडित जी ये बिल्कुल उचित नहीं है शब्दावली। मैं समझता हूँ कि ये सही लफ्ज नहीं है। सवाल ये पैदा होता है भारतीय जनता पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहना। देखिए भारतीय साहब सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे एक्सपर्ट भी है, रामेश्वर चौरसिया जी दूसरे एक्सपर्ट भी हैं। देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करती है बस, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट एंगल है वो। लिहाजा ये हम कहें कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर, हमारे यहाँ बल्कि सेक्युलरिज्म का जो मतलब है यूरोप के अंदर वो मतलब उसका बिल्कुल उल्टा निकल आ जाता है। वहां जो मजहब से नफरत का मतलब सेक्युलरिज्म होता है, हमारे यहाँ तो सारे मजहबों को साथ जोड़कर एक साथ चलने वाली बात जो है ना वो सेक्युलरिज्म है। तो इसलिए देखिए अगर उन्होंने सोनिया गांधी जी ने सेक्युलर, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा, अगर सोनिया गांधी जी ने ये कहा भी सेक्युलरिज्म होता है, हमारे यहाँ तो सारे मजहबों को साथ जोड़कर एक साथ चलने वाली बात जो है ना वो सेक्युलरिज्म है। तो इसलिए देखिए अगर उन्होंने सोनिया गांधी जी ने सेक्युलर, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा, अगर सोनिया गांधी जी ने ये कहा भी कि सेक्युलर वोटों को इकट्ठा होना चाहिए, क्या बुरी बात कही है इसमें? हम भी यही कहते हैं यहाँ से बैठकर, आपके चैनल से कहते हैं कि भाई सेक्युलर वोट जो है। नहीं, मेरा एक सीधा सवाल है कमाल फारूकी साहब, आपने अपनी बात खत्म की, क्या वोट कम्युनल भी होते हैं? हाँ होते हैं, कैसे? मुसलमानों भी होते हैं, हिंदुओं में भी कम्युनल होते हैं। कैसे होते हैं? मैं जानना चाहता हूँ ना, कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कम्युनलिज्म का मतलब यह है कि अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर सोचो और दूसरी कम्युनिटी का नुकसान करो। ये गलत परिभाषा है, ये बिल्कुल गलत। और क्या होता है? कम्युनल सोच नहीं हो सकती। अच्छा, क्या पंडित के शर्मा जी, क्या ये कम्युनल सोच है? देखिए क्या ये कम्युनल सोच है? धार्मिक दृष्टि से हमारे सभी धर्म ग्रंथों में, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे हमारे श्रीमद् भगवद गीता हो, रामचरितमानस हो, वेद हो, पुराण हो, इतिहास हो, हम एक मोटी बातचीत कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आधारभूत सिद्धांत है जीवो ब्रह्मयोना परा। प्रत्येक जीव में भगवान का वास समझ करके उसके प्रति सम्मान का भाव रखना। कुरान शरीफ भी ये कहता है। असरफुल मखलूकात, कारी मियां इस बात को मेरे साथ बैठे शायद बताने की कोशिश करेंगे। तो विशुद्ध तौर पर जो वास्तव में धर्मावलंबी लोग हैं वो तो दूसरे धर्म को मानने वालों के प्रति भी सदाशयता, प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं। कुरान में भी ये बात है, बाइबल में भी ये बात है, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी ये बात है। जो वास्तव में धर्मावलंबी है वो इस प्रकार की बात में नहीं जाता। धर्म तो जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं के साथ जिस प्रकार का राजनीतिक तौर पे खिलवाड़ करने की कोशिशें की जाती हैं, उससे समस्या पैदा होती है। असल मामला ये है, उससे समस्या पैदा होती है। रामेश्वर चौरसिया, देखिए पहली बात तो कि सोच साहब जो कह रहे हैं, अगर इस तरह की इल्जाम लगा रहे थे, या तो इनको संविधान की जानकारी है नहीं है, न इनके सरकार कैसे चलती इनकी जानकारी है। पहली बात हम खुद कह चुके हैं, आज भी इस मुद्दे पर अटके हुए हैं, इस मुद्दे पर ही अटके हुए हैं कि सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म ऐसे वोट मिलता है। तो मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, इसके लिए जिम्मेवार यही है, 66 साल में आपने ऐसे समाज क्यों नहीं बनाया? क्यों एक वर्ग गरीब है, एक अमीर है? आज अभी आप गरीबों की भलाई की बात करते हैं, तो 66 साल आप कर क्या रहे थे? आप गरीबी हटाओ का नारा 72 में भी देते हैं, वही गरीबी हटाओ का नारा आज 40 साल बाद भी देते हैं। अब कर क्या रहे हैं? फिर सरकार चलाने की कुवत आप में नहीं है। अब देश की जनता समझ चुकी है। इसी तरह इस तरह के बयान देना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का हालत है, भारतीय जनता पार्टी का अलग है। देखिए इस देश में संविधान है, संविधान में भी है, संसद भी है और न्यायपालिका भी है। हम बार बार कहते हैं कि हम गलत हैं तो सरकार आपकी है, हमें जेल में डाल दो, हम नहीं मानते हैं सेकुलरिज्म को, हम नहीं मानते हैं भारत के संविधान को। आप सेकुलरिज्म की परिभाषा अलग किसी मजहब में बांध के नहीं कर रख सकते। वोट सेकुलर, वोट कम्युनल नहीं होता है। इस देश का हर व्यक्ति संविधान के अनुसार, जिस संविधान निर्माताओं ने बनाया है, सेकुलर है, उसमें यही परिभाषा है। तो आप अपने अनुसार सेकुलर कम्युनल की यूनिवर्सिटी मत खोलिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए, मुख्य मुद्दा आने की बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पोटेंशियल है। मैं यही सवाल, सलमान सोह साहब, मेरा यही सवाल आपसे कि क्या वोट वाकई में कम्युनल और सेक्युलर होता है? नहीं, देखिए वोट तो वोट होता है, लेकिन पार्टियां जो है, तो सोनिया गांधी क्यों कह रही है कि सेक्युलर वोट बटे ना? तो सोनिया गांधी ये क्यों कह रही है कि सेक्युलर वोट बटे ना? भारतीय जनता पार्टी का तो अब उदय हुआ है साहब। रामेश्वर जी सवाल है मेरा, पूछ लीजिए मुझसे सवाल। देखिए पहली बात है कि इनको ये बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर जो हैं, उनमें बहुत ये इनको खड़कती बात कि इतने सालों तक हिंदुस्तान के लोगों ने इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया। अरे भाई, अगर आपको हिंदुस्तान के लोगों ने 60 साल तक बाहर रखा, उसकी कोई वजह होगी, उसके आपको सोचना चाहिए कि शायद आपकी जो जहनियत है,
जो सोच है आपको नहीं इतिहास का जाना है, भूगोल का पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी बात में आप फंसते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। अरे मैं आपको सीधा बताता हूँ, जानकारी नहीं, आप 60 साल की बात करते हैं। अरे क्या कहते हैं? अरे 60 साल को घसीट अरे 60 साल आपको हिंदुस्तान में बाहर रखा, हिंदुस्तान में जनता आपसे हिंदुस्तान में बाहर नहीं रखा, जनता आपसे सावधान है। अच्छा, एक एक करके रामेश्वर भाई, सलमान भाई, एक एक करके लोगों ने आपको उसी की बुनियाद पर आप चल रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं अभी बनाने दी। जनता समझ चुकी है आपको। अरे अभी वो आजादी की लड़ाई में रामेश्वर भाई प्लीज सलमान जी को बोलने दीजिए। समझ चुकी है। अरे ये देखिए ये बात है, इसमें इनमें ये बात है कि ये दूसरों को बात बोलने नहीं देंगे। ये अगर खुद ही सोचिए, अगर ये हुकूमत में आ जाए तो फिर तो बिल्कुल चुप करके रहना पड़ेगा। अगर अभी हाल ये है इनका, हम है हुकूमत में ना, असली बात ये है कि बहुत जगह हुकूमत में है। अरे आप भाषा पर आपको कंट्रोल नहीं है, आप लोग तो आप नहीं है, कुछ भी अरे आप अरे किसी की कोई रामेश्वर साहब, आप अगर मुख्य बात पर आना चाहिए। शोर रामेश्वर जी प्लीज सलमान जी को बोलने दीजिए। रामेश्वर जी प्लीज, रामेश्वर जी प्लीज सलमान जी को बोलने दीजिए प्लीज। सलमान भाई, रमेश्वर जी, तरीका ये है कि मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको कड़वी लगे तो उसके बाद जवाब दीजिए, बीच में मत टोकिए। जो सोनिया जी ने कहा, सेक्युलरिज्म की जो बात कही और कहा कि सेक्युलर वोट न बटे, उसका मतलब यह है कि जो विपक्षी कुछ पार्टियां हैं जिनमें बीजेपी है, उनका जो है तरीका, जो सोच है उनकी, वो कम्युनल सोच है, उसके खिलाफ हम हैं। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ रहेगी, क्योंकि इस मुल्क को डेवलपमेंट अगर करनी है, तरक्की करनी है, सबको साथ लेके चलना है, सिर्फ एक ग्रुप को नहीं, सबको साथ लेके चलना है। बस ये हमारी सोच है। चलिए, बस यही आपकी सोच है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा प्रेम शुक्ला जी से होगा। इसी पर एक सवाल पूछता हूँ, ये बताइए। नहीं रामेश्वर जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मुझे सबके कंक्लूडिंग कमेंट लेने। साथ लेके नहीं चलने, विकास नहीं करने का सवाल। विकास है तो आप सेकुलरिज्म की या कम्युनलिज्म की बात करने लगते हैं, मुद्दे पर आते ही नहीं साहब। अरे विकास, आपको किसी ने रोका? जवाब दे देता हूँ। चलिए मैं कंक्लूड करता हूँ, शुरुआत कमाल फारूकी जी से। कमाल फारूकी जी, क्या वोट कम्युनल या सेक्युलर होता है? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है, जो असल जहां से आपने मुद्दा शुरू किया था, कोई भी किसी की जेब में भी पूरी कम्युनिटी का वोट नहीं है, और किसी भी धर्म गुरु को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलना कोई अनटचेबल नहीं है। सोचना सिर्फ यह है कि यहाँ का हमारा हिंदुस्तान का जो वोटर है वो बहुत समझदार है, वो कायदे में वोट देगा, अपने मुल्क की तरक्की के लिए वोट देगा। और जहां तक मुसलमान का ताल्लुक है, मुसलमान हमेशा मुल्क की तरक्की को, उसकी यकजहती को, आपस में प्यार मोहब्बत को जो आगे बढ़ाएगा उसको वोट देगा। पंडित एन के शर्मा जी, देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नई चीज की शुरुआत की थी, इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं है। और अभी भी माननीय राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, वो भी तो मुसलमानों के बीच में गए हैं, उन्होंने भी उनसे गुहार लगाई है कि भी आप हमारा समर्थन कीजिए। ये तो कोई लुकी छुपी बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी भी, वसुंधरा राजे भी, आडवाणी जी भी, सब के सब जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के पास जाते हैं। जाहिर है, तो इस तरीके की जो बातचीत होती है उसमें राजनीति ढूंढना नितांत गलत है। इसलिए इमाम बुखारी साहब की और सोनिया जी की मुलाकात को उस नजरिए से देखना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बात कही जा रही है। और अगर उनको हक है अपनी बात कहने तो फतवा दे ही नहीं सकते वो। अगर वो जारी कर देते हैं तो फतवा दे ही नहीं सकते। अगर वो जारी कर देते हैं तो अपील जारी कर देते हैं वोट की, तो जारी करना उनका हक है। अपील जारी करना, हाँ चलिए, अपील जारी कर देते हैं तो अपील जारी करने में कौन, चलिए करने दीजिए। देश इसका फैसला करेगा कि अगर एक और अपील आती है शाही इमाम की तरफ से तो उनको किस तरफ वोट करना है। आज की हमारी बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।